नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब आप सभी व्यवस्थित दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो पिछले सेशन में हमने देखा था ब्रिटिशकालीन प्रमुख अधिनियम के बारे में। आज हम ब्रिटिशकालीन प्रमुख प्रशासकों के बारे में क्विज देखने वाले हैं, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ जो आप कह सकते हैं टॉपिक था डिटेल्ड में पीटी के लेवल का, वो आपको अलग से वीडियो उपलब्ध कराया गया है। तो उसी के आगे हम आज क्विज भी करा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको अलग से 10 सेकंड का समय दूंगा। इस 10 सेकंड में आपको संबंधित प्रश्न का जवाब देना होगा। तो पहला प्रश्न यही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे बात हो रही है बनारस विद्रोह की। आपको बताता चलूँ कि जब बनारस विद्रोह की बात करते हैं हम, तो एक राजा का नाम आता है जिनका नाम है राजा चेत सिंह। और राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में ये विद्रोह किया गया था। और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, मैं बात करूं तो इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये विद्रोह हुआ था। इसका मतलब है, इसका उत्तर है सी विकल्प। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीमियर सेशन है, तो यहाँ पे जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आज इस पीडीएफ में 49 प्रश्न हैं। जो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, 49 में से कितने सही हो रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी, सबसे पहले तो आपको समयकाल पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। यदि आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्योंकि 1784 में हुई थी, और आपको बता दें ये समय काल किसका था? ये समय काल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स की यदि हम बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स का समयकाल 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? जवाब दीजिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? देखो यहाँ पे बात हो रही है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, जो सामान्य तौर पे हम पढ़ते हैं, घेरे की नीति। क्या बोला जाता है? घेरे की नीति। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि इससे आप कह सकते हैं दो लोग इससे संबंधित थे। पहला था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, और दूसरा नाम जो इस नीति से जुड़ा हुआ आता है वो आता है बेलेजली का। ठीक है। अब इनमें से दिया कौन सा हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस। यहाँ पे यदि हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स विकल्प में दिया है, वारेन हेस्टिंग्स को हम टिक करेंगे। यदि बेलेजली दिया होता, वारेन हेस्टिंग्स नहीं दिया होता, तो हम बेलेजली को टिक करते। आपको पता होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्यवर्ती राज्य, या इसी को आप बोलते हैं बफर स्टेट, बफर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया था। और बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन भी आया था। दूसरी तरफ जो बेलेजली थे, इनकी जो नीति थी उसमें विशेष रूप से कंपनी जो है भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करती थी, बाध्य करती थी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन? यहाँ पे बात हो रही है न्यायिक संगठन की। किसकी बात हो रही है? न्यायिक संगठन की बात हो रही है। आपको पता होगा कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय, दीवानी और फौजदारी न्यायालय, दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए
न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की जो नींव थी वो अंग्रेजों ने डाली थी। और इस व्यवस्था को आरंभ किसने किया था? तो इस व्यवस्था को आरंभ किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने आरंभ किया था? वारेन हेस्टिंग्स से आरंभ किया था। लेकिन इसको सुदृढ़ किसने बनाया? तो वहाँ पे नाम आता है कार्नवालिस का। आरंभ तो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन इसको और सुदृढ़ किसने बनाया? तो उसमें नाम आता है कार्नवालिस का। कार्नवालिस ने इसको और सुदृढ़ बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई। इसी के आधार पे आपने पढ़ा होगा आगे कि 1793 ईस्वी में कार्नवालिस संहिता भी जो है वो बनाई गई थी, जो कि सत्यों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस, क्योंकि यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम कार्नवालिस को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके समय काल में किया गया, ये आपसे बोला जा रहा है। पहला है बेंटिंग के समय काल में, दूसरा कार्नवालिस के शासनकाल में, तीसरा है कर्जन के शासनकाल में, और चौथा है डलहौजी के शासनकाल में। क्या बोला जा रहा है? लोक सेवा का प्रवर्तन बोला जा रहा है। आप जानते हैं भारत की प्रसंहिताबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन यदि हम बात करें तो इसका सृजन कार्नवालिस के समय काल में हुआ था। लोक सेवा का सृजन कार्नवालिस के समय काल में हुआ था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कार्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया था और राजस्व बोर्डों को भंग किया था। आप जानते होंगे कि बाद में इन्होंने कार्नवालिस कोड भी बनाया था। कार्नवालिस कोड भी बनाया था, जिसके माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में विभाजन किया गया था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसी ने बाद में चल के भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्नवालिस के शासनकाल। अगला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? किसे कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार। 4 विकल्प हैं। आपको पता होगा लॉर्ड कार्नवालिस जो था उसने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 मील में एक क्या किया था? थाने की स्थापना किया था। और दारोगा नामक पुलिस अधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति की गई थी। और ये जो दरोगा की नियुक्ति थी एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो विशेष रूप से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दरोगा। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस आप जानते हैं 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इनका समय काल रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 30 जुलाई 1805 से लेकर के 5 अक्टूबर 1805 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने भारत में इस्तमरारी या इसी को बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त, न्याय संहिता, भारतीय लोक सेवा, तो बहुत सारी चीज़ें इसने की हैं। इसके लिए भी इनको जाना जाता है। मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी और गाजीपुर में इनकी कब्र है। तो ए विकल्प सही उत्तर। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न अच्छा है, इसको जवाब दीजिएगा। बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही बेहतर प्रश्न है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो या तृतीय हो, या आंग्ल मराठा युद्ध हो गए, ये सब बहुत प्रमुख हैं। इनकी संधियों के बारे में पूछा जाता है, किनके बीच हुए ये पूछा जाता है। तो आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न पे हम आते हैं तो बोला जा रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये संबंधित किससे था? ये संबंधित था लॉर्ड कार्नवालिस ने।
इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं जो है वो सेना की बागडोर जो है वो संभाली थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत तृतीय आंग्ल मैसूर के अंतर्गत एक संधि हुई थी जिसको बोलते थे श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी याद रखना है। 1792 ईस्वी में ये संधि हुई थी। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों मतलब निजाम और मराठों को देना पड़ा था। तो बी विकल्प सही उत्तर। अगला, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेजली, जॉनसोर या ऑकलैंड? आप जानते हैं कि एक नाम आता है बेलेजली। बेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रणाली का अस्तित्व भारत में पहले से ही था। ऐसा बोला जाता है कि सर्वप्रथम डुप्ले जो थे, डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो क्लाइव के काल से यह प्रणाली जो है विशेष रूप से गवर्नर जो थे उनके द्वारा अपनाई जाने लगी, तो विशेष रूप से इसीलिए हम इनका नाम जानते हैं। अब सहायक संधि प्रणाली की जब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल के स्तर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड बेलेजली, क्योंकि इन्हीं के काल में इसको क्रियान्वित किया गया था। तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? कई बार इनके क्रम पूछे जाते हैं, तो क्रम भी आपको याद होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी गलती है, आगे वाले प्रश्न में क्लियरिटी है, वहाँ से हम देख लेते हैं। अभी आगे इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न, सहायक संधि से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर के मध्य हुए थे? 1802 की बसीन की संधि पर किसके मध्य हस्ताक्षर हुए थे, ये आपको बताना है। जैसे मैंने बताया, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे जो बसीन की संधि की बात कर रहे हैं, ये आपका संबंधित हो जाता है पेशवा बाजीराव द्वितीय से। बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी, और इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षण स्वीकार किया था, और मराठों और अंग्रेजों के साथ की गई ये प्रथम सहायक संधि थी। तो किनके बीच थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। अब इससे पहले वाले प्रश्न पे यदि हम आएँ कि जैसे बात होती है सहायक संधि की, तो सहायक संधि किसने किसने स्वीकार किया था? सबसे पहला नाम आता है हैदराबाद का, याद रखिएगा। हैदराबाद ने 1798 और 1800 ईस्वी में। हैदराबाद के बाद बात आती है मैसूर की, ठीक है। मैसूर ने 1799 ईस्वी में। मैसूर की बात आती है तंजौर की। तंजौर ने 1799 ईस्वी में। तंजौर के बाद बात आती है अवध की। अवध ने 1801 ईस्वी में। अवध के बाद बात आती है पेशवा की। पेशवा ने 1802 ईस्वी में। और फिर भोसले आते हैं, बरार के भोसले, और भोसले ने 1803 ईस्वी में। भोसले के बाद सिंधिया आते हैं, सिंधिया ने 1804 ईस्वी में। फिर बात आती है इंदौर के होलकर की, और होलकर ने 1818 ईस्वी में। फिर जोधपुर, जयपुर और अन्य लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये क्रम याद रखिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, ये क्रम याद रखिएगा। कम से कम 3-4 के बारे में तो याद रख लीजिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। तो कभी भी मैचिंग में आ जाता है तो आपके लिए समस्या नहीं क्रिएट होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, सहायक संधि, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, या ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। कुछ वर्ष दिए गए हैं, यहीं पे आपको बताना है। आप जानते हैं भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था। और सहायक संधि प्रणाली का क्रियान्वयन जो है वो 1798 ईस्वी में प्रमुख रूप से आरंभ किया गया था। आपने पढ़ा होगा बक्सर का युद्ध 1764। तो यहाँ पे यदि हम देखें
तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध 1764 एकदम करेक्ट है। सहायक संधि की जब हम बात करते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सहायक संधि की बात कहाँ पे आती है, 1798 में आती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये 1833 एकदम सत्य है। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत का व्यापार खोला जाना 1813 एकदम सत्य है। तो यहाँ पे केवल सहायक संधि मैच नहीं है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आप जानते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की जब बात करते हैं तो 1814 से 1816 ईस्वी की बात आती है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि 1813 से 1823 तक का इनका समय काल रहा है। और आंग्ल नेपाल युद्ध की जब बात करते हैं तो इस दौरान एक संधि हुई थी जिसको हम बोलते हैं सुगौली की संधि, और सुगौली की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। और ये संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। तो यहाँ पे बात आती है किसकी, लॉर्ड हेस्टिंग्स की। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय काल में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही सुमेलित हैं, एक कोई सही सुमेलित नहीं है। पहला है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। आप जानते हैं जब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था, एकदम सत्य। दूसरा आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध है आंग्ल नेपाल युद्ध से। फिर बात आती है लॉर्ड बेलेजली। इससे पूर्व में अभी हमने पढ़ा था जब सहायक संधि पढ़ा था कि लॉर्ड बेलेजली का जो संबंध है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है। फिर बात आती है डी विकल्प, यही गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है। और आंग्ल मराठा युद्ध की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काल में 1817 से 18 में ये लड़ा गया था। तो ये डी विकल्प इसका गलत उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। कौन सुमेलित नहीं है? अभी आपने पढ़ा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा था इससे पूर्व के प्रश्न में कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814। तो द्वितीय आंग्ल मराठा की बात करते हैं, ये गलत हो जाता है, बाकी सब सही। अगला, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस मुनरो की बात हो रही है कि कब ये बंगाल के गवर्नर थे। टॉमस मुनरो की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। और इन्होंने एक व्यवस्था लागू की थी जिसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया? कुशासन के आधार पर मैसूर को किसने हड़प लिया था, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। आप जानते हैं 4 विकल्प है, बेलेजली, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे आपको बता दें कि विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग, ठीक है, इन रियासतों को अपने साथ मिला लिया था, जिस पे आरोप कुशासन और अर्थव्यवस्था का लगाया गया था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी विकल्प सही उत्तर है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? आप जानते हैं जब सती प्रथा की बात आती है तो बात आती है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जैसे जो समाज सुधारक रहे हैं, इनके प्रयासों से उस समय विलियम बेंटिंग का समय काल चल रहा था और विलियम बेंटिंग ने इसको अवैध घोषित किया था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो श्रेय जाता है वो राजा राम मोहन राय को भी जाता है, क्योंकि इन्हीं के जैसे प्रबुद्ध
भारतीय जो उस समय थे उन्होंने इसकी मांग उठाई थी, तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सही उत्तर विलियम बेंटिक है। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? चलो बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर जॉन सोर। आपको बताना है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, दास प्रथा को समाप्त किसने किया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दास प्रथा की जब बात आती है तो 1843 का एक एक्ट था जिसका नाम रखा गया था एक्ट 5, और इसी के द्वारा तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड एलनबरो, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल था वो 1842 से 1844 तक था। तो बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? सिंध विजय कब संपन्न हुआ ये आपको बताना है। सिंध विजय की जब बात करते हैं तो 1842 से 44 की बात यहाँ भी आती है, क्योंकि ये समय काल था एलनबरो का, और 1843 में ही सिंध विजय किया गया था। ठीक है, और आंग्ल अफगान युद्ध का ये परिणाम था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति में हुआ था? अवध का जो अंग्रेजी राज में विलय हुआ था किस रीति में? कुप्रशासन का आरोप लगा था, सहायक संधि युद्ध द्वारा, या अपहरण की नीति? देखो, अपहरण की नीति द्वारा कोई विलय नहीं हुआ, हट जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों में से कोई एक है, बात हो रही है अवध की। तो आपको बताना है कि अवध को कैसे मिलाया गया था। आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी का समय काल 1848 से 56 के बीच था, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजों द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, इन सब का विलय किया गया था। तो यहाँ पे प्रशासन के आरोप से अवध का विलय किया गया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? 4 विकल्प हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी या ऑकलैंड। सिक्किम, चलो बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। सिक्किम की बात आती है, आपको बताना, आप जानते हैं 1975 में सिक्किम एक पूर्ण राज्य के रूप में स्वतंत्र भारत में अस्तित्व में आया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में इसका पूर्ण विलय हुआ सिक्किम का 1975 में, ये आपको याद रखना है। और भारत में ये कब मिलाया गया था? 1850 में मिलाया गया था, और उस समय लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो सी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का विलय, या इसी को क्या बोलते थे, बर्मा को पेगू भी बोलते थे। तो चलिए बताइएगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। जैसे अभी सिक्किम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि बात आती है 1850 की। ठीक है, लेकिन पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब में बात आती है 1849 की। बर्मा की यदि हम बात करें तो बर्मा की बात आती है 1853 की। झांसी की बात करें तो बात आती है 1854 की। अब इस आधार पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे तो 1849 मतलब पंजाब का विलय। पंजाब के बाद 1849 के बाद सिक्किम का विलय। सिक्किम के बाद चौथे स्थान पे आपका आता है झांसी का विलय, फिर बर्मा का विलय। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 4 और 4 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। बी विकल्प आपके लिए याद रखना है। ठीक है, 1850, 1849, 1853 और 1854 है। ठीक है, सबसे पहले पंजाब का विलय, फिर सिक्किम का, सिक्किम के बाद फिर बर्मा का, और फिर झांसी का विलय हुआ था। तो 2 ही याद रखेंगे तो भी पर्याप्त है कि पहले पंजाब फिर सिक्किम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, जेम्स आउटरम,
W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर या जनरल लो, इनमें से कौन से सही हैं? देखो इसका सही उत्तर है जेम्स आउट्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? रेलवे लाइन की बात करते हैं आप तो बात आती है डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की, क्योंकि इन्हीं के समय में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। तो बी विकल्प बम्बई से ठाणे सही उत्तर है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस, इनमें से आपको बताना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आप जानते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से 28 फरवरी 1856 की बात है, जब लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे बात आती है लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ। अगला, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? महारानी विक्टोरिया आप जानते हैं 1 नवंबर को जो यहाँ पे दरबार हुआ था, इलाहाबाद में जो दरबार हुआ था, इसमें भारत के प्रथम वायसराय उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के द्वारा ये पढ़कर सुनाया गया था। तो बी विकल्प सही उत्तर है। अगला, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनर्स्थापित किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा ये किया गया आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, चलो बताइएगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनर्स्थापित किया गया था किसके द्वारा? आप जानते हैं 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये उद्घोषणा की गई थी। इसमें देसी राजाओं के प्रति नीति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया था, और फिर 1857 जैसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए, उसके बचाव के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो है विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया था, और वहीं पर गोद लेने की अनुमति पुनः दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प 1858 की सामग्री घोषणा में। ठीक है, अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए बताइएगा कि कौन इसमें से सही सुमेलित है। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि ये भी गलत है। लॉर्ड बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये भी गलत है। ठीक है, या इसी को कुशल आक्रमणीयता बोलते हैं। यहाँ पे सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, या लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सुमेलित यहाँ पे होगा? कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। प्रश्न में है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सर जॉन शोर की जब बात आती है, आंग्ल नेपाल युद्ध की यहाँ पे चर्चा की गई है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, अभी शुरुआत में आपने पढ़ा था कि आंग्ल नेपाल युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग्स संबंधित है, ये गलत है। बाकी अन्य तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलय, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा सुमेलित है? एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। जब लॉर्ड एलनबरो की बात आती है, आप जानते हैं कि बात आती है सिंध का विलय, और सिंध का विलय 1843 में हुआ, तो पहला तो गलत। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने सिंध का विलय नहीं कराया था, बल्कि अवध का विलय कुशासन के आरोप पे कराया था, तो ये भी गलत है। तीसरा है लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, एकदम सत्य है, 1799 की ये घटना है, एकदम सत्य है। और चौथा गलत आपका हो जाता है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे आते हैं। अगला ये प्रश्न तो था, अभी इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था?
चलिए बताइएगा, 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको जवाब देना। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या जॉन लॉरेंस? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे बात आती है जॉन लॉरेंस की। डी विकल्प सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? याद रखिएगा, 1869 से लेकर 72 का कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी, और नियमित जनगणना की यदि हम बात करें तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। तो नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 लॉर्ड रिपन, और यदि सामान्य जनगणना, पहली जनगणना की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो 1872 सही उत्तर है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही उत्तर है। अगला, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई जब वे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो भ्रमण पे थे और उस दौरान उनकी हत्या हुई थी। इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। इन चारों, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो, 4 विकल्प हैं, इन चारों में से जवाब देना है। देखो यहाँ पे यदि याद होगा आपको, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 का कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का, और इसी दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान इनकी हत्या एक अपराधी द्वारा की गई थी। तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक कौन रहा? सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय कौन रहा था? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कर्जन जो थे ये 1899 से लेकर 1905 तक लगातार 6 वर्षों तक ये वायसराय थे, और लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर है। अगला, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी किसके द्वारा? स्वायत्त शासी जो संस्थाएं थी 1882 ईस्वी में किसके द्वारा सशक्त की गई थी आपको बताना है। आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था इस संदर्भ में, क्योंकि स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी का लाया गया था, और इस प्रस्ताव के तहत प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा मिली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 हैं, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संघ बेलेजली, राज्य अपहरण नीति डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस। कौन से सही सुमेलित नहीं है? अभी स्थानीय स्वशासन आपने पढ़ा, स्थानीय स्वशासन के बारे में अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे रिपन होते हैं, लॉर्ड रिपन, ना कि लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का इससे कोई संबंध नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। अगला आ जाता है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1, सूची 2, दोनों को मिलान करना है। पहला है क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ या कर्जन, और यहाँ पे 4 इनके द्वारा किए गए कार्यों के वर्णन है। जैसे सबसे पहले बात हो रही है क्लाइव की बात करें तो क्लाइव की जो चर्चा होती है वो है बंगाल में दोहरा शासन से। तो क्लाइव का संबंध बंगाल में दोहरा शासन से। लॉर्ड कर्जन की जब बात करते हैं 1905 तक ये सबसे लंबे समय तक वायसराय थे, और इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो कर्जन की जब हम बात करते हैं तो कर्जन का संबंध हो जाता है बंगाल विभाजन से। तो ए का सी और 2 जगह सही हो रहा है, और कर्जन का फोर्थ का बी यदि हम देखें तो एक ही जगह पे है। इसका मतलब है कि ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। चार्ल्स मेटकॉफ का संबंध तीसरे नंबर पे है, तो चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस से प्रतिबंध इन्होंने हटाया था। और जब बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो अंग्रेजी शिक्षा की चर्चा होती है। ठीक है, चलिए आगे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है? कंपनी एक असंगत है, ये टिप्पणी किसने किया था आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कंपनी असंगति है। अब इसमें क्या है, पूरा प्रश्न टाइप नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। अभी इसको देख लेते हैं। पुनः 2 सूचियाँ दी हुई हैं, और कुछ यहाँ पे गवर्नर जनरल के नाम हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की बात है। जैसे सबसे पहले कर्जन की जब बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन,
ठीक है, चौथे का सी हो गया, तो चौथे का सी दो जगहों पे है, दो विकल्प आपका हो गया बाहर, इस पे हमें चर्चा ही नहीं करनी है। अब इसके बाद बात आती है लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी, आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी का संबंध कहाँ से है? लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है वो व्यक्तिगत सिद्धांत से है, तो डलहौजी का हो गया व्यक्तिगत सिद्धांत, ए का डी, यहाँ भी दो सही हो रहे हैं। अब बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो संबंध था, अपने पूर्व में अभी पढ़ा भी है कि इन्हीं के समय काल में सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो इनका संबंध हो गया सती प्रथा से, दूसरे का पहला। ठीक है, तो इस आधार पे ए विकल्प आपका सही उत्तर है और लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन इनसे संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? क्या है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। यहाँ पे होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग एरर है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जो है वो संग्रहित किया था। ठीक है, सबसे बड़े होगा, सबसे लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े। और चौथा है लॉर्ड डलहौजी ने श्रुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश राज में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। अब इसमें से बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें यदि हम बात करें तो सी विकल्प सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय काल में हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय काल में हुई आपको बताना है। आप जानते हैं कि ये लॉर्ड कर्जन का काल था, लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही पुरातत्व संबंधी जो प्रयास थे वो किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन सही उत्तर है। अगला आ जाता है 44, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किसके समय काल में पारित हुआ? बात वही हो रही है पुरातत्व सर्वेक्षण की। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉर्ड कर्जन सही उत्तर है। अगला है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? कर्जन के प्रशासन की तुलना, कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक था, और बोला जा रहा है कि किसने इनकी तुलना औरंगजेब से की? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, बी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, इसको बताइएगा, फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पे यदि हम देखें चार विकल्प हैं, कर्जन, मिंटो, डलहौजी और बेलेजली। यहाँ पे दो विकल्प सही हो जाते हैं, क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, मतलब यदि यहाँ पे दिया होता है एक से अधिक तो हम उस पर जाते। आज के लिए अभ्यास प्रश्न आपका है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता का दिल्ली से स्थानांतरण किसके समय काल में हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और इस प्रकार के सेशन से रात्रि 10 बजे नियमित तौर पे जुड़ना है। रात्रि 10 बजे इस प्रकार का सेशन प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा, और इसके तुरंत बाद, इस सेशन के तुरंत बाद मूल्यांकन सेशन 10:30 पे आपका होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।